नमस्कार दोस्तों। 4 नवंबर 1979 अमेरिका के विदेश मंत्रालय में टेलीफोन की घंटी बजी। दरअसल यह फोन ईरान की दूतावास से अमेरिकन ऑफिसर से बात कर रहे थे। फोन पे थे लेजर बख्त स्विफ्ट। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरानियों ने पूरी तरह हमला कर दिया है और यहाँ की भीड़ दीवार फाड़ लेकर दूतावास पर अंदर घुस रही है। लेजर बख्त स्विफ्ट अभी फोन पे ही था कि ईरानियों ने दूतावास के पहले मंजिला पर आग लगा दिया। आग लगते ही अमेरिकन ऑफिसर से दूतावास के बिल्डिंग से बाहर निकल गए। लेजर बख्त स्विफ्ट का आखिरी शब्द फोन पे था, वी आर गोइंग डाउन, यानी कि दूतावास पूरी तरह तबाह होने वाला। घटना के कुछ घंटों बाद ईरानियों ने अमेरिकन ऑफिसर को बंधक बना लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया। ये खबर सुनते ही अमेरिका का होश उड़ गया। कैसे दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को चिंता का विषय खटखटाने लगा और इस नजारों को पूरी दुनिया देख रहा था। कैसे दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने घुटनों के बल ला दिया। लेकिन क्या वजह था, क्या कारण थे कि ईरान ने इससे होस्टेज कराई था? ईरान ने अमेरिकन ऑफिसर को बंधक क्यों बनाया था और कैसे 444 दिन तक ईरान के चंगुल में फड़फड़ाता रहा अमेरिका? आइए इन्हीं सब चीजों को पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1953 में। ईरान में तेल की खोज लगभग आधी सदी बीत चुकी थी और सारा खेल तेल का ही था। ईरान में तेल भंडारण देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के मुंह से पानी टपक रहा था और वो सोच ही रहा था कि कैसे ईरान के तेल भंडारण पर कब्जा किया जाए। और फिर धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनी आकर ईरान के तेल भंडारण पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस समय अमेरिका और ब्रिटेन के रखवालियां ज्यादा टाइट थी। अब साल 1951 में ईरान में इलेक्शन होता है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मूसादेव। अपनी पढ़ाई भले यूरोप कंट्री में किए थे, लेकिन उनका सोच हमेशा राष्ट्रवादी का था और उन्होंने नोटिस किया है कि ईरान के तेल भंडारण पर काफी लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है। मूसादेव के प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि ईरान के तेल भंडारण पर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ईरान के जितने भी तेल भंडारण ईरान सरकार के कब्जा होना चाहिए। ये खबर सुनते ही अमेरिका और ब्रिटेन को कांटे की तरह चुभने लगा और अमेरिका और ब्रिटेन ने मूसादेव को प्राइम मिनिस्टर से हटाने के लिए एक योजना बनाया। योजना का नाम रखा गया तो ऑपरेशन टीपी अजेंट। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने रातों रात ईरान के ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि अगले दिन सुबह होते वहां के मीडिया और पब्लिक मूसादेव के खिलाफ जहर उगलने लगे। साल 1953 में मूसादेव को गिरफ्तार कर लिया गया और देखते ही देखते मूसादेव का तख्ता पलट गया। और इस नज़ारा को देखकर अमेरिका और ब्रिटेन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अपने वो मंसूबे को कामयाब देने में अब तख्ता पलटते ही साल 1953 में ईरान के गद्दी पर बैठते मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो कि पूरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के कठपुतली साबित हुआ, क्योंकि ईरान के तेल भंडारण पर फिर से अमेरिका और ब्रिटेन का 80% कब्जा हो चुका था। लेकिन ईरान के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने लगा। लेकिन मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन ईरान के लोगों के अंदर क्रांति की ओर बढ़ने लगा। अब साल 1979 में ईरान पूरी तरह क्रांति की ओर बढ़ने लगा। वहाँ के लोगों में आग से लग रहा था क्रांति की ओर लेकर, लेकिन शाह अपने मगन में मस्त थे। इसी दौरान ईरान के एक शख्स किसी कोने में बैठकर ये सब चीज को नोटिस कर रहा था और मोहम्मद रजा शाह पहलवी के खिलाफ साजिशें रच रहा था, लेकिन शाह को भनक तक नहीं लगा था। ये वही शख्स है जिसका नाम है अयतुल्ला अली खamenei। उन्होंने मोहम्मद रजा शाह पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और आखिर में 1 जनवरी 1979 को शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी देश को छोड़ना पड़ा। और ठीक 1 हफ्ते बाद ईरान में एक इस्लामिक नेता अयतुल्ला अली खamenei की वापसी हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में अयतुल्ला अली खamenei के स्वागत के लिए लगभग 50 लाख लोग इकट्ठा हुए।
और अप्रैल 1979 में ईरान एक इस्लामिक कंट्री के रूप में उभर कर सामने। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि अभी भी आयतुल्लाह अली खamenei का बदला पूरा नहीं हुआ है। वो मोहम्मद रजा शाह पहलवी और अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे। मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर अमेरिका चले गए, लेकिन आयतुल्लाह अली खamenei का कहना था कि अमेरिका मोहम्मद रजा शाह पहलवी को ईरान भेजे, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान आयतुल्लाह अली खamenei ने अमेरिकन ऑफिसर को बंधक बना दिया था, लेकिन आयतुल्लाह अली खamenei का कहना था कि महिला, बच्चे और बुजुर्गों को रिहा कर दिया जाए, जिसमें तकरीबन 13 लोगों को रिहा कर दिया गया था। लेकिन अभी भी 52 ऑफिसर्स ईरान के चंगुल में बंधक बने हुए थे। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन ईरान साफ इनकार कर दिया था बंधकों को छोड़ने के। जिमी कार्टर अपने ऑफिसर्स को छुड़ाने के लिए सारे दांव पेच लगा दिया, लेकिन ईरान तस से मस नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान की तेल इंपोर्ट को रोक लगा दिया था। जिमी कार्टर के ऑर्डर पर ईरान की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, लेकिन ईरान अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका ने जब ईरान को सैनिक कार्रवाई की धमकी दी तो ईरान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर सैनिक कार्रवाई करता है तो हम उनकी बंधकों को आग में। इसी दौरान अमेरिका एक ऑपरेशन को करने का फैसला किया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ईगल फ्लो। इस ऑपरेशन के मुताबिक अमेरिका अपने सैनिक को दूतावास के बिल्डिंग पर उतारा जाना था और वहां से अपने बंधकों की रिहाई करके अमेरिका वापस ले जाना चाहते थे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जिस दिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, उसी दिन ईरान के रेगिस्तान में तेज की आंधी आई और उसमें कई अमेरिकन विमान की चपेट आंधी में आ गई, जिसकी वजह से एक बड़े विमान C-130 टेक ऑफ करते वक्त क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 8 अमेरिकन ऑफिसर से मारे गए। जिमी कार्टर को इस ऑपरेशन को कैंसिल करना पड़ा। साल 1980 में जिमी कार्टर चुनाव हार जाता है और वहां के नए राष्ट्रपति बनते हैं रोनाल्ड रेगन। 12 सितंबर 1980 आयतुल्लाह अली खamenei ने कुछ शर्तों के साथ अमेरिकन बंधकों को रिहाई करने का फैसला किया था। आयतुल्लाह अली खamenei का पहला शर्त था कि वो मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सारी संपत्ति ईरान को वापस करे। उनका दूसरा शर्त कहती कि अमेरिका ईरान पर किसी भी तरह का दावा न लगाएगा। ईरान अमेरिका में जब्त सारी संपत्ति ईरान को लौटाएगा। और अंत में 20 नवंबर 1980 को अमेरिकन संसद ने आयतुल्लाह अली खamenei के शर्त को मंजूर कर लिया। 20 जनवरी 1981 को ईरान ने अमेरिकन बंधकों को रिहाई कर दिया था और ये घटना 4 से 44 दिन तक चला था। ईरान को हॉस्टेज क्राइसिस का ये घटना अमेरिका और ईरान के लिए काफी मायने रखता है और ये घटना के बाद अमेरिका ईरान का खुला दुश्मन बन गया और ये सिचुएशन आज इसलिए कंटिन्यू बनी हुई है और आज भी सारी गवाह है कि अमेरिका आज इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है।